हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर डूइंग अमेजिंग। सो गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं रिवीजन बीसी के नहीं, सॉरी, बीसी के ऑलरेडी हमारे 2 सेशंस हो गए हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल्स। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल्स का रिवीजन करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है। आईसीएआई उस पर सवाल पूछेगा ही कोई भी हालत में। वो वाला टॉपिक आज हम लोग करने वाले बिजनेस साइकिल्स में। आई ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। अगर नहीं आया ना तो कह देना कि भैया आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी और कुछ नहीं आया सर उससे। मैं बोल रहा हूँ आपको, वो आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे, मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करने वाले हैं हम लोग गाइस। एंड प्लीज ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एकदम मस्त। क्या पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, बुक वगैरह सब कुछ लेकर बैठना। एक प्रवचन की तरह मत बैठना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, अदरवाइज अभी चले जाओ। ठीक है, ठीक है। सो प्रवचन की तरह मत बैठना, मैं सच्ची बता रहा हूँ। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। शुरुआत कर दे जल्दी से। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का सिर्फ 1 मिनट लेना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ गाइस कि आरटीपी एमटीपी बैच हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, 4 वीक का ये बैच होगा करीबन गाइस। यहाँ पर सारे आईसीएआई के मस्ट कवर रिसोर्सेज जो है वो हम लोग यहाँ पर आपसे करवाने वाले हैं। मैं अगर आपको इकोनॉमिक्स की बात बोलूं तो इकोनॉमिक्स में हम लोग करीबन 12 एमटीपीज करवाने वाले। 12 एमटीपीज की कीमत तुम क्या जानो स्टूडेंट्स बाबू। ठीक है, 12 एमटीपीज मतलब 1200 क्वेश्चंस होते हैं बच्चा पार्टी। 1200 एमसीक्यूज, 12 एमटीपीज मतलब 1200 एमसीक्यूज। और अगर हम लोग इस 1200 एमसीक्यूज को कर रहे हैं तो सोचिए आप लोग कितनी प्रैक्टिस होने वाली है आपकी। इतना ही नहीं, मैं और निशान सर इस बैच के बाद एक और बैच लेकर आ रहे हैं जहां पर आपकी टेस्ट होगी, जहां पर हम दोनों मिलकर आपको 900 एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। तो यार मैथमेटिक्स के 450 हो गए, इकोनॉमिक्स के 450, टोटल 900 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, 1200 यहाँ पर अलग इस बैच में। दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन करना। अगर आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो इस बैच को एनरोल कर लीजिएगा। टाइम टेबल आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। मंडे को मेरा पहला सेशन है गाइस, 25 अक्टूबर, राइट, 25th ऑफ अक्टूबर माय फर्स्ट सेशन, 8 बजे से लेके 9 बजे तक। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग आपको मिलने वाले हैं। ये तुम्हारा टाइम टेबल है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बी देयर, एनरोल द बैच वेरी वेरी फास्ट। आप लोगों को मैं कुछ बता देता हूँ कि एनरोल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ऑल दैट थिंग्स आई विल जस्ट लेट यू नो। एक और चीज मैं आपको बता दूं, हमारी रिवीजन सेशन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। ये देखना, ये हमारा सेकंड सेशन था। ठीक है, ये हमारा सेकंड सेशन था रिविजनरी सेशन का। बहुत ही अमेजिंग तरीके से बिजनेस इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने पहला पार्ट खत्म कर दिया है सक्सेसफुली, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर गाइज, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन दी अनअकैडमी। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर दिस मोमेंट विच हैज कम इन माई लाइफ, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज। दिस वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल अगर आप लोग नहीं रहते थे। थैंक यू सो मच यार फॉर दिस ब्यूटीफुल हार्ट डेडिकेशन दैट यू हैव बीन गिविंग। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखना यार, डियर सर, विदाउट योर गाइडेंस, कौन है ये? वीरेन। विदाउट योर गाइडेंस एंड विजडम I wouldn't be where I am right now, and I was not able to understand that all those theory examples. After joining Unacademy, choosing you as an educator, it was स्वर्ग for me. अरे भाई, थैंक यू सो मच यार। ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लिखा है यार, मतलब बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली बता रहा हूँ। इट फील्स सो गुड, मोर देन 2000 हैड डेडिकेशन से यार, मतलब अमेजिंग है ये है पूजा मिश्रा, पूजा मिराजकर। So you're amazing. Your teaching is so different, and I'm May 22 students, but I've completed all the syllabus. I've watched your lectures from May for December 21 batch. Thank you so much, sir. December 21 बैच से मतलब ये देख रही है, लेकिन ये May 22 में एग्जाम देने वाली, ऐसे मेरे को समझा। That's really amazing. So यार, you are really a fantastic teacher and a mentor. You made economics and BCK so easy that I can confidently sit in my exams and hope one day I can meet you in person. Thank you, sir. Thank you so much, Garima ji. So guys, यार देखो यार, so wonderful this is. मतलब even at times when I'm not well, I do go here and I read the hard dedications and I really feel very very good about it. सच्ची बता रहा हूँ, and thank you so much for this. This has all been possible because of you guys. This is, यहाँ पर आप लोग मेरे सारे के सारे फ्री सेशंस देख सकते हो। ठीक है,
फ्री सेशंस, एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, स्पेशल क्लासेस कहते हैं इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर आरटीपी एमटीपी बैच। यू कैन जस्ट एनरोल फॉर दिस बैच वेरी वेरी सून इफ यू हैवंट डन येट। आप लोग यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर अगर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स मिल जाएंगे। प्राइसिंग डिटेल्स दो तरीके के होंगे, एक होगा प्लस और दूसरा होगा आइकॉनिक। प्लस में आप लोग को ये सारी चीजें मिलेगी, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, देन स्ट्रक्चर कोर्स, पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट। बट आपको आइकॉनिक में थोड़ा सा मिलेगा ज्यादा, जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल। गाइस, थोड़ी सी फीस आइकॉनिक की ज्यादा होगी, बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कुछ ज्यादा फीचर्स है वहां पर, राइट। यहाँ पर आपके सब्सक्रिप्शन प्लान मिनिमम से मिनिमम 3 महीने से शुरू होते हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर दिस गाइस अकॉर्डिंग टू द अटेम्प्ट विच फॉल्स इन दिसंबर के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को सिर्फ फाउंडेशन करना है, सो गाइस आपके लिए फिर भी 3 महीने का ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योर फ्यूचर, राइट। सो सोच समझ कर डिसीजन लेना। एंड इफ यू वांट गाइस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। इंटरमीडिएट सोच लिया है ना भाई कि अनअकैडमी से ही करना है, तो यू कैन गो विद द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर देखना कॉम्बो एंड कॉम्बो आइकॉनिक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा मानना तो है कॉम्बो इज द बेस्ट एवर सब्सक्रिप्शन, बिकॉज यार बहुत हाई फीस होती है इंटरमीडिएट की, इट रन्स इनटू लैक्स, और वही आपका यहाँ पर हो रहा है बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइजेस में। यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 28,800 2 साल, ठीक है। कैन यू जस्ट इमेजिन, 2 साल, कोई भी गिनती नहीं कि एक ही बार देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर, राइट। 12 मंथ्स के लिए यहाँ पर 22,500, सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों भी हो रहा है कंप्लीट। यहाँ पर कॉम्बो आइकॉनिक भी अवेलेबल है। कॉम्बो आइकॉनिक के लिए भी गाइज आप लोग यहाँ पर प्लान को पिकअप कर व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग, आई डोंट नो, ठीक है। उसको आप लोग क्लिक कर दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पर प्राइसिंग डिटेल्स। इट इज 59,400 एंड 44,450 इज द प्राइस फॉर 24 मंथ्स एंड 12 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। सो चलिए अभी फटाफट से हम लोग रिविजन शुरुआत करते हैं। इफ यू हैवंट वॉच द रिविजनरी सेशन, गो एंड वॉच आउट ऑन द यूट्यूब गाइस। यहाँ पर मैं आपके लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ दी किस चीज के लिए भाई? आप लोगों के लिए, आप लोगों की एग्जाम्स आ रही है इसलिए। सो प्लीज इसको ना अच्छे से देखना, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बाद में बताना, अटेंडेंस लगाना भूलना मत, मुझे पता चलेगा कितने लोगों ने देखा है। इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो ही लोगों के साथ शेयर करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। यस, बहुत क्लियर है मेरा फंडा, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करो, अदरवाइज मत करो। फ्री में हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग को इसका फायदा होना चाहिए, दैट्स द ओनली पर्पस, राइट। ओके, सो गाइस, बिजनेस साइकिल्स मैं आपको बता दूं वेरी वेरी फास्ट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है बहुत कम लेकिन रिवॉर्ड है बहुत ज्यादा। इंस्टीट्यूट पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअसली इस चैप्टर से करीबन 10 से 15 मार्क्स के बीच के सवाल पूछ रहे हैं। तो यार इसकी ना इज्जत मेरे लिए बहुत ज्यादा ऊंची हो चुकी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। एंड डेफिनेटली पेजेस बहुत कम हैं और मार्क्स बहुत ज्यादा, मतलब मुझे यहाँ पर एक अश्योरेंस मिल जाता है कि ये मार्क्स को तो मेरे को हाथ में कर लेना है, ये कैश मार्क्स है मेरे, यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। सो फॉर मी दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर मी दिस चैप्टर बिकम्स 5 स्टार चैप्टर। कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, ये चैप्टर ही मेरे लिए 5 स्टार चैप्टर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब कोई स्मार्ट होगा ना बंदा तो वो डेफिनेटली ये चैप्टर को कर जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर 5-6 पेजेस पढ़कर मुझे 10 से 15 मार्क्स मिल रहे हैं। तो यार और क्या चाहिए? मतलब करीबन पिछले बार लोगों ने कहा था, अब ये पेपर तो घर आता नहीं है, बट किसी ने कहा था सर 10 मार्क्स के सवाल पूछे थे, किसी ने कहा था 12 मार्क्स के सवाल पूछे थे, किसी ने कहा था 8 मार्क्स के सवाल पूछे थे। मैं इसको राउंड ऑफ कर ऐसे मैंने लगाया है कि चलो 8 से 15 या 10 से 15 मार्क्स के बीच में तो इसको मिल ही रहा है। So that is what I feel and therefore we are doing this revision in a very effective way. सबसे पहले मैं सीक्वेंस नहीं फॉलो करना चाहता हूँ। Why sir? देखो यार, बिजनेस साइकिल्स का मतलब हमको पता है, हम लोग करेंगे, ये भी करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इसमें 4 फेजेस होते हैं और इसका मतलब समझाता हूँ, लेकिन मैं ना थोड़ा सा एक्सेप्शनल जगह पर आपको रिविजन करवाना चाहता हूँ जो बच्चा जनरली छोड़ देता है। आप लोग मेरी अंडरस्टैंडिंग समझो, ये हर कोई आपको पढ़ा देगा, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, और आप लोग जब खुद बैठोगे तो आपको ये पता भी है
ये एक्सपेंशन है, फिर ये पीक है, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन है, फिर ये थ्रॉग है, फिर से ये रिकवर होगा, एक्सपेंशन, और ये जो है ये चलते रहता है। आपको ये 4 फेजेस भी पता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसे सीधे 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 ऊपर नहीं जाता है, उसको ये उतार और चढ़ाव को सहना पड़ता है। उसको पीक पर जाना पड़ेगा, उसको नीचे आना पड़ेगा, उसको एक्सपैंड होना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट भी होना पड़ेगा। हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे कोरोना वायरस में, हम लोग कंट्रैक्शन फेज में थे और एक समय ऐसे आ जाता था कि अगर हम लोग रिकवर नहीं करते तो शायद हम लोग थ्रॉक पर भी आ सकते थे। हम लोगों की इकोनॉमी ने एक्सपेंशन किया और आज हम लोग एक्सपेंशन के बहुत ऊपर वाले साइड में है कहीं ना कहीं पर, राइट ना। सो यहाँ पर सारी चीजें अच्छी है। तो वी हैव सीन द कंट्रैक्शन फेज, वी हैव सीन द एक्सपेंशन फेज एंड थिंग्स आर गोइंग गुड। सो ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ये चलते ही रहते हैं और इसको 4 फेजेस में इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक्सपेंशन क्यों होता है, पीक क्यों होता है, फिर पीक होता है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, थ्रॉग होगा तो क्या होगा। सो गाइस ये सब कुछ डिस्कशन तो हम लोग करेंगे ही। पहले एक बार मुझे आपको लेकर चलना है उस जगह पर जो शायद बच्चा छोड़ देता है या शायद बच्चा बोलता है कि बाद में करेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता है और वो जनरली छोड़ देता है, और वो है इंटरनल कॉजेस एंड एक्सटर्नल कॉजेस। व्हाई आई हैव टेकन दिस, यहां पर ये बहुत ज्यादा सिमिलर है फेजेस से, ये बहुत ज्यादा सिमिलर कह रहा हूं मैं, सिमिलर है फेजेस से, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब इंटरनल कॉजेस में जो कुछ भी लिखा है यहां पर एक्चुअली इट इज सेम, एक्चुअली एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ नजरिया चेंज कर दिया है सोचने का, सिर्फ और सिर्फ नजरिया चेंज कर दिया है सोचने का। जब हम लोग कह रहे हैं कि फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, तो कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि ये बिजनेस साइकिल्स ना इफेक्टिव डिमांड की वजह से चेंज होता है। जब ये डिमांड बहुत ज्यादा होता है तब वहां पर एक्सपांशन होता है, जब ये एग्रीगेट डिमांड बहुत कम होता है तब कंट्रैक्शन होता है। मैं एक चेन पूरी बताऊंगा आप लोगों को, बिजनेस साइकिल्स की पूरी चेन बताऊंगा, लेकिन उसको बाद में मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। कोई इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि नहीं, डिमांड की वजह से चेंज नहीं आ रहा है सर, इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज आ रहा है। हम लोगों को बाहर से इन्वेस्टमेंट बहुत आई, हम लोग को डोमेस्टिक से इन्वेस्टमेंट बहुत आई, फॉरेन फंड्स बहुत आए, इसलिए हमारी इकोनॉमी चल पड़ी। कोई कह रहा है कि सर ये कोरोना जब आया ना तो बाहर के लोग पैसा निकाल कर चले गए, हमारे लोग भी पैसा निकालना शुरू कर दिए क्योंकि फॉल आने वाला था, क्योंकि सब कुछ बंद रहने वाला था, तो इन्वेस्टमेंट बंद हुई सर, इसके कारण हमारी इकोनॉमी नीचे गई। कोई कह रहा है कि नहीं, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बंद हो गई थी, सब कुछ बंद था इसलिए हुआ है कंट्रैक्शन। कोई कह रहा है कि एक्सपेंशन क्यों हुआ, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग शुरू हो गई, रोड्स, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, तो वहां पर जब वो फैसिलिटीज होगी तो खर्चा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, खर्चा फिर से करेंगे लोग। तो यहां पर कहने का मुद्दा यह है कि यार इंटरनल कॉजेस में इन्होंने कुछ अलग पॉइंट्स बताए गए हैं जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी एक एक्सपेंशन फेज में या फिर कंट्रैक्शन फेज में या फिर पीक पर या फिर थ्रॉक पर, ऐसे अलग अलग जगह पर है। कहना सब लोग चाहते एक ही चीज है कि फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल्स में क्यों हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसका यहां पर उन्होंने क्या किया, इसका यहां पर उन्होंने स्पष्टीकरण किया है अलग अलग लोगों ने। देखो यार, हर एक इंसान अपना एक व्यू पॉइंट बताना चाहता है और यही व्यू पॉइंट अलग अलग लोगों ने बताया है, लेकिन कहना सब लोग चाहते एक ही है। अब ये क्या कहना चाहते हैं इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी के अभी एमसीक्यूज को मार्क करवा कर दूंगा। डोंट इवन थिंक दैट कि मुझे ये नहीं करना है, ठीक है, ये करना ही है। सबसे पहले इन्होंने बात करी है किसके बारे में,
सबसे पहले इन्होंने बात करी है एग्रीगेट डिमांड के बारे में। जब ये बात कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के बारे में, तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि जब जब डिमांड बढ़ी है तब तब प्रोडक्शन भी तो बढ़ा होगा। ऑब्वियसली ना यार सर, ऑब्वियसली सर, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यस, अगर सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। हाँ, अगर लोगों की इनकम भी बढ़ेगी सर, इसका मतलब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी बढ़ा होगा। हाँ भाई, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है मतलब लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। हाँ, कहीं ना कहीं पर सर बैंक ने भी क्रेडिट को थोड़ा सा लूजन किया होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज किया होगा। हाँ, तो मनी सप्लाई शायद मार्केट में ज्यादा होगा, इसीलिए डिमांड भी बढ़ रही है। यस, तो मैंने इतने सारे ये लिखे और एक दूसरे से जोड़ दिए, और ये भी है तो कहीं ना कहीं ये भी इससे जुड़ा है। मनी सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं यार, सब लोग ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमारे जो केन्स भाई साहब थे, कौन? केन्स। अब इस केन्स ने कहा कि ये जो बिजनेस साइकिल हो रहा है, this is happening sir because of the aggregate demand, because of the effective demand। लेकिन साइकिल तो वही है, लेकिन बिजनेस साइकिल तो वैसे ही चल रही है और सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही तो है। हाँ, डिपेंडेंट है, लेकिन उनका कहना है कि ट्रिगर पॉइंट इज व्हाट? ट्रिगर पॉइंट इज डिमांड। ट्रिगर पॉइंट इज व्हाट? इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। तो केन्स ने बोला नहीं, बिजनेस साइकिल चेंज हो रहा है, लेकिन वो होता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? वो होता है सिर्फ और सिर्फ डिमांड की वजह से, राइट? वो किसके वजह से हो रहा है? वो डिमांड की वजह से हो रहा है। और केन्स ने इतना ही नहीं कहा, ये जो है हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको हम लोग? एक सेकेंड, इसको हम नाम देते हैं एक्सपेंशन। लेकिन भाई केन्स क्या कहते हैं कि लेकिन अगर आपका डिमांड होगा कम, अच्छा ओके, तो आपका प्रोडक्शन भी होगा कम। अच्छा ओके, अगर प्रोडक्शन होगा कम, ओके, तो आपका सर एम्प्लॉयमेंट भी तो होगा कम। मैंने कहा हाँ बराबर है। और अगर आपका एम्प्लॉयमेंट होगा कम तो आपकी सर सॉरी, इनकम भी होगी कम, बराबर। इनकम होगी कम तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर भी होगा कम। इसके कारण कहीं ना कहीं पर डिमांड कम है, तो कहीं ना कहीं पर मार्केट में मनी का सप्लाई भी सर कम होगा। हाँ बिल्कुल भाई। तो सर हम क्या कहना चाहते हैं, इस डिमांड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस डिमांड के कारण हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, हमारी बिजनेस साइकिल में इंपैक्ट हो रहा है। किसके वजह से? तो केन्स का ऐसे मानना है, केन्स जी का ऐसे मानना है, जो कुछ भी हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के वजह से हो रहा है। समझ में आया? इतने बड़े पूरे थ्योरी पैराग्राफ में उन्होंने यही एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आप लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ डेमो दिखा रहा हूं, पूरा नहीं पढ़ने वाला भाई, ठीक है? पूरा नहीं पढ़ने वाला मैं। अकॉर्डिंग टू केन्स, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके वजह से हो रही है? किसके वजह से हो रही है? देखो, ड्यू टू द एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। अब ये क्या बोला इन्होंने? देखो क्या बोला,
यहां पर लिखा है एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी तो आउटपुट कम होगा, इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी। समझ रहेगा? इसका उल्टा उन्होंने क्या बोला, अगर ये ज्यादा होगा, ठीक है, तो एक्सपेंशन होगा। अगर ये एग्रीगेट इकोनॉमिक डिमांड अगर ज्यादा होगी तो फिर हमारे एक्सपेंशन फेज में रहेंगे। गाइस जो मैंने यहाँ पर आपको साइकिल बताई ना, उन्होंने पूरा की पूरा वही लिखा है यहाँ पर, और उन्होंने समझाने की कोशिश करी है आपको ऐसे। लेकिन अभी हम लोग दूसरे टॉपिक पर जाते हैं, और दूसरा टॉपिक जो मैं अभी बता रहा हूं वो है मनी का सप्लाई। अच्छे से ध्यान देना। मनी सप्लाई के बारे में कौन बात कर रहे थे पता है आपको? उसके बारे में कौन बात कर रहे थे? हॉटरे। हॉटरे जी ने क्या कहा? हॉटरे जी ने क्या कहा? एक सेकेंड, यूनिफॉर्मिटी रखते ना बेटा, यूनिफॉर्मिटी रखते। देखिए हॉटरे जी ने कहा, सर आप जो बता रहे थे ना डिमांड 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 की वजह से ये हुआ, डिमांड की वजह से वो हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, ये बढ़ा, वो बढ़ा, सर उस वैसा नहीं है सर, वैसा नहीं है सर, सच्ची बता रहा हूं मैं। वो कहते हैं कि सर जो कुछ भी हो रहा है ना बिजनेस साइकिल में वो मनी के सप्लाई की वजह से हो रहा है। देखो सर, बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया, बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया, मतलब लोन ज्यादा दे रही है, ये लोन पर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अब लोग लोन लेने ज्यादा जाएंगे कहीं ना कहीं पर। हाँ, तो सर मनी का सप्लाई क्या होगा? मनी का सप्लाई इंक्रीज होगा ना सर? हाँ सर, बिल्कुल सही। सर मनी का अगर सप्लाई ज्यादा होगा तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। हाँ, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और सर अगर डिमांड ज्यादा होगा तो फिर प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सर अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। और सर अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो मतलब लोगों के पास इनकम भी ज्यादा है, और सर अगर लोगों की इनकम भी ज्यादा है और यहां पर मनी का सप्लाई भी ज्यादा है, मतलब यहां पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी यहां पर ज्यादा होगा। सर यहां पर इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा होगी। सर 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 आपको समझ में आ रहा है क्या? सर मैं क्या बताना चाहता हूं, ये जो भी बिजनेस साइकिल में बदलाव हो रहे हैं ना, ये बिजनेस साइकिल ऊपर गया है ना, ये किसके वजह से गया है सर? मनी के सप्लाई की वजह से है। कौन कहता है एग्रीगेट डिमांड की वजह से? नहीं सर, एग्रीगेट डिमांड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, यहां पर मनी का सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। कौन कहता है? ये हॉटरे जी कहते हैं। हॉटरे जी कहते हैं इतना ही नहीं सर, अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बहुत बढ़ा दिया, लोन को बहुत महंगा कर दिया, तो बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? सर बैंक का इंटरेस्ट रेट अगर उन्होंने इंक्रीज किया तो लोग अभी पैसा ज्यादा नहीं लेंगे, तो मार्केट में मनी का सप्लाई सर क्या हो गया? मार्केट में मनी का सप्लाई हो गया रिड्यूस। मैंने कहा हाँ। तो सर अगर मार्केट में मनी का सप्लाई रिड्यूस होगा तो क्या लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा? मैंने कहा नहीं। तो सर क्या सर लोगों ज्यादा खर्चा करेंगे? मैंने कहा नहीं। तो यहाँ पर कंजम्पशन जो है, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वो रिड्यूस होगा ना? हाँ। सर फिर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर अगर रिड्यूस होगा तो सर डिमांड रिड्यूस होगी क्या? मैंने कहा हाँ। सर अगर डिमांड रिड्यूस होगी सर तो फिर प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा? मैंने कहा हाँ भाई, प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगा। सर अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होता है सर तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। तो सर एम्प्लॉयमेंट भी अगर रिड्यूस हो रही है तो आप समझो ना, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो लोगों के पास पैसा भी तो कम होगा। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही। सर अगर लोगों के पास पैसा कम होगा, प्रोडक्शन कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो कौन रीजन था सर? उसका मनी का सप्लाई रीजन था ना सर? मैंने कहा हाँ भाई। तो सर मॉनिटरी फेनोमेना इज मोर इंपॉर्टेंट, हॉटरे जी ने कहा है। ये हॉटरे जी कह रहे हैं कि मनी का सप्लाई इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस साइकिल पर्पस। अरे यार, सब लोग कहना एक ही चीज चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहीं और से हो रही है, शुरुआत कहीं और से हो रही है। ये लोग गलत नहीं है, ये लोग अलग है। वो कहता है ना, कौन सी मूवी थी वो, रणबीर कपूर कहता है, नैना नैना तुम गलत नहीं हो, तुम बस अलग हो, ठीक है।
नैना को कहता है वो, नैना तुम गलत नहीं हो, तुम बस अलग हो, ठीक है। सो वहां पर नैना कहती है कि मुंबई में फिर से वही वही रिपीट मूवी देखना, डीडीएलजे देखना, उसको वो मजा आता है। रणबीर कपूर कहता है कि अलग अलग देशों में घूमने का मजा आता है, ठीक है। ये कहती है कि यहाँ पर पानी पूरी खाने का मजा आ रहा है, वो कह रहा है कि वहां पर बर्गर खाने में मजा आ रहा है, ठीक है। ये कह रही यहाँ पर दोस्तों के साथ घूमने मजा आ रहा है, वो कह रहा है वहां पर नए दोस्त बनाने में मजा आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है भाई यहाँ पर भी साइकिल एक ही है भाई। ये कहता है कि डिमांड से शुरू होगी, केन्स कहता है, ये कहता है नहीं, मनी सप्लाई से होगी। कहना सब लोग चाहते एक ही चीज है, लेकिन इनका क्या, ये लोगों ने अलग दृष्टिकोण से देखा है इस पूरे विश्व को, ठीक है। इस पूरे विश्व को उन्होंने पूरे अलग दृष्टिकोण से देखा है, अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर एक और कोई तो आया भाई, अब देखना, अब तो गजब होने वाला है भाई, गजब होने वाला है। अब कौन आया? अब पिक्चर में आए हैं हमारे द वन एंड ओनली वन मिस्टर पिगाव। अब पिगाव जी क्या कहते हैं? पिगाव जी ने साफ साफ कह दिया, क्या कहा पता है इन्होंने? पिगाव जी कहते हैं, सर ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म की वजह से सब कुछ होता है। आधे बच्चों को तो पता ही नहीं चलता है कि ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म क्या है। ये कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है सर जी, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। हमने कहा ये क्या बोल रहे हो पिगाव जी, क्या बोल रहे हो पिगाव जी? पिगाव जी कहते हैं हाँ सर। हमने कहा पिगाव जी यार रुक जाओ तुम, ठीक है, तुम बहुत 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 कुछ अलग ही बोल रहे हो, भलता ही कुछ तो भी बोल रहे हो। पिगाव जी ने कहा नहीं सर, आई कैन प्रूव इट, आई कैन प्रूव इट। मैंने कहा ठीक है, प्रूव करो भाई, करो प्रूफ। हमारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं यार, तुम क्या कह रहे हो, ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म की वजह से चेंज हो रहा है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे? वो बोलते हैं कि हमें जो लगता है वैसे होता है। मैंने कहा क्या, आर यू किडिंग मी, एम आई जोक टू यू? पिगाव जी कहते हैं नो, हमें जो लगता है वैसे ही होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है सर, साइकोलॉजिकल फैक्टर से सारी दुनिया बदल सकते हैं हम लोग। आप कह रहे हो मजाक कर रहा हूं मैं? देखो मैं आपको प्रूव करता हूं, मैं आपको प्रूव करता हूं। मैंने कहा ठीक है सर, कोरोना वायरस आया था। एक सेकेंड, मैंने कहा हाँ कोरोना आया था। सर कोरोना आने के बाद लोग डर गए थे। मैंने कहा हाँ। सर लोग अगर डर गए थे तो लोग घर में बैठ रहे थे। मैंने कहा हाँ, तो वो अपना कॉन्फिडेंस भूल गए थे, उनको डर लग रहा था। हाँ, प्रोडक्शन वाले भी यहां पर क्या किए सर, प्रोडक्शन वालों को लगा कि अब लोग घर पर ही रहेंगे तो लोग शायद खर्चा नहीं करेंगे, लोग अभी लग्जरी प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, लोग अभी मॉल में नहीं जाएंगे, लोग अभी पिक्चर देखने नहीं जाएंगे, लोग अब रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, तो सारी इकोनॉमी हमारी नीचे 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 जा रही थी। तो मार्केट में क्या था सर, पेसिमिज्म। जो पेसिमिज्म आया ना सर, पेसिमिज्म आया ना सर, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई, नई इन्वेस्टमेंट कम हो गई, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो गया। पेसिमिज्म है, यस, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, हाँ, प्रोडक्शन कम हो गई, हाँ। हमें लग रहा था कि लोगों को जॉब से निकाल दिया जाएगा, हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो गई ना, यस, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गई तो लोगों की इनकम भी कम हो गई, हाँ, लोगों की इनकम कम हो गई तो लोगों ने खर्चा करना बंद कर दिया, हाँ, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी। पेसिमिज्म के कारण यहां पर अभी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम, डिमांड भी कम, पेसिमिज्म के कारण देखो कितना कुछ हो रहा है। मैंने कहा हाँ यार, स्टॉक मार्केट पहले ही नीचे गिर गया। क्यों गिरा सर स्टॉक मार्केट नीचे? क्योंकि मार्केट ने ये पेसिमिज्म को समझ लिया था, मार्केट ने समझ लिया था पीवीआर में कोई नहीं जाने वाला, इसलिए पीवीआर की शेयर प्राइस नीचे गई।
मार्केट ने समझ लिया था यहां पर प्रोडक्शन कम होने वाला है, सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर भी नीचे था। मार्केट ने समझ लिया था कि अभी यहां पर प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन बंद था तो एम्प्लॉयमेंट कम थी, तो लोगों को निकाल दिया, लोगों को निकाल दिया तो उनकी इनकम कम हो गई सर, उनके सैलरी कट हो रहे थे, सब कुछ कम हो, पेसिमिज्म की वजह से देखो सर क्या क्या हो गया सर। मैंने कहा ऑप्टिमिज्म का एग्जाम्पल बताओ ना, ऑप्टिमिज्म का एग्जांपल बताओ। तो ये बोला सर, पहले बात बोलो आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि बिजनेस साइकिल किसके वजह से हुआ? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हुआ सर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, पेसिमिज्म की वजह से देखो नीचे गया सब कुछ। मैंने हाँ हाँ, अब चल फटाफट से बताओ ना, फटाफट से बताओ, मैंने पास टाइम नहीं है, ठीक है आप फटाफट से बताओ ऑप्टिमिज्म की वजह से क्या होगा। तो उसने कहा सर आप ट्राई करो खुद। मैं कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो कोरोना वायरस जा रहा था, हमारे बीच में कॉन्फिडेंस आ रहा था, तो अगर कॉन्फिडेंस आ रहा था तो लोग बाहर निकल रहे थे, लोग बाहर निकल रहे थे तो इतने टाइम से उन्होंने खर्चा नहीं किया था, अब ये ट्रैवल पे टूट पड़े, अब इन्होंने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं है अभी, थोड़ा थोड़ा, तोरा 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 एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उनकी तोरी तोरी डिमांड इंक्रीज हो गई, तोरा तोरा, नोरा नोरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब अगर डिमांड बढ़ रहा है तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, यस, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई। अब जो लोगों को निकाल दिया गया था, अभी लोग भी तो चाहिए, फिर से नॉर्मल पे आ रहा है तो लोग भी तो चाहिए फैक्ट्री में काम वाम करने के लिए, अभी अपने को फिर से प्रोडक्शन बढ़ाने का है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। हाँ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम आएगा, इतने टाइम से उन्होंने कुछ खर्चा नहीं किया है तो फिर से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होगा तो फिर से यहां पर देखो ना साइकिल चल पड़ी भाई, चल पड़ी, अपनी तो निकल पड़ी। तो यहां पर हम कहना चाहते हैं कि पिगव जी ने किसके बारे में कहा था? पिगव जी ने कहा था पेसिमिज्म के बारे में, पिगव जी ने कहा था ऑप्टिमिज्म के बारे में, पिगव जी ने कहा था साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। साइकिल तो सब कुछ सेम है लेकिन देखने का नजरिया अलग है, एंड बिल्कुल सही है यार, कुछ गलत तो नहीं है इसमें, गलत किधर है कुछ, राइट ना? यस मैन, यस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सो पिगाऊ भी सही थे, हाँ, हॉट्रे भी सही थे, हाँ, केन्स भी सही थे, हाँ भाई हाँ। सर और कौन है ना भाई, और है कौन 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 सर, कौन सर? इसका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा, इनका नाम शुम्पिटर। शुम्पिटर जी ने क्या कहा था पता है आपको? शुम्पिटर जी क्या कहकर गए थे? शुम्पिटर जी हमेशा भरोसा रखते थे इनोवेशन पर। शुम्पिटर जी कहते हैं कि अगर मार्केट में इनोवेशन होगा, तो मार्केट में अगर इनोवेशन है तो यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, इन्वेस्टमेंट है तो यहां पर पैसा है, मार्केट में पैसा है तो प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन होगा तो लोग डिमांड भी करेंगे, ठीक है, लोग डिमांड भी करेंगे, और प्रोडक्शन भी बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, ठीक है यार, सब कुछ चल पड़ा ना। किसके कारण? इनोवेशन के कारण। इनोवेशन है, पैसा आ रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सो साइकिल फिर से सेम है, यस, साइकिल फिर से सेम है। लेकिन यहां पर अलग है। लेकिन क्या इनोवेशन से फिर से नीचे जा सकता है सब कुछ? अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब मैंने बहुत शिद्दत से सब कुछ लिखकर समझाया है, प्लीज अब मैं नहीं लिखूंगा, अब तुम इसका उल्टा इमेजिन कर लो, इसका उल्टा सोच लो और बाद में अकॉर्डिंगली कर दो, ठीक है। बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्या कर रहे हो सर? एग्जाम में एमसीक्यू किस पर आएगा बताओ ना जरा, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा आप लोगों को, इनोवेशन के बारे में कौन बातें कर रहा था? शुम्पिटर, केन्स, निकोलस, या फिर किसी का भी एग्जाम्पल लेंगे। एक एमसीक्यू, इनोवेशन के बारे में कौन बातें कर रहा था? शुम्पिटर। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में कौन बात कर रहा था? पिगव। पिगव ने कौन सा कॉन्सेप्ट लाया था? ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म।
मनी सप्लाई के बारे में कौन बात कर रहे थे? हाउट्रे। हाउट्रे किसके बारे में बात कर रहे थे? मनी सप्लाई, मॉनिटरी फेनोमेना, मॉनिटरी फेनोमेना। एग्रीगेट डिमांड के बारे में किसने कहा था और केन्स ने किसके बारे में कहा था? समझ में आएगा कुछ बच्चों? पार्टी हमने क्या कहा था आप लोगों को? जो इग्नोर्ड होता है ना वो हम पढ़ाएंगे, जहां पर बच्चा गलत हो सकता है ना वो हम लोग तुम्हारे दिमाग में फिट करवा देंगे। बच्चा इकोनॉमिस्ट के नाम याद नहीं रखता है ना वो हम करवाएंगे, क्योंकि हम ना डागा 10 के स्टूडेंट्स हैं। हम वो सारी चीजें करेंगे जहां पर एक्सीडेंट होता है वहां पर हमें कौन बचाता है? डागा 10 बचाता है। डागा 10 को पता है कि कहां पर एक्सीडेंटल पॉइंट है, और इस एक्सीडेंट पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इंश्योरेंस है, वो है डागा 10। राइट ना? तो मैनू पता है कि आप कहां पर गड़बड़ करने वाले हो, मैनू आइडेंटिफाई कर लिया है वो, और मैं आप लोगों को वो सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर तुम गलत हो सकते हो एग्जाम में। राइट? मैंने क्या कहा तो आपसे, अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करना, और अगर आपको पसंद आए तो ही शेयर करना। तो जरूर कीजिएगा बच्चा पार्टी, जरूर कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं आपको, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, इतना मेहनत कर आपको पढ़ा रहा हूं, दिल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है? पढ़ाते तो सब लोग हैं, लेकिन दिल से पढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन दिल वाले सब नहीं होते हैं। राइट ना? यस। अभी आगे एक और थे, कौन थे? निकोलस। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन सारे दिल वाले नहीं होते, बस अ पार्टी। राइट? आगे निकोलस जी ने एक प्रेजेंट प्राइजेस पर फोकस किया था। किस पर? प्रेजेंट प्राइजेस पर। राइट? सो ही वाज सेइंग दैट कि प्रेजेंट प्राइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रेजेंट प्राइस अगर बहुत ज्यादा है तो लोग परचेस नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी साइकिल नीचे आएगी, और प्रेजेंट प्राइसेस अगर सही है तो पूरी की पूरी सिस्टम ठीक से चल पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रेजेंट प्राइसेस के बारे में किसने फोकस किया था आप लोग को पूछा जाएगा, तो आप लोग को बताना है निकोलस काल्डोर। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर इतना वड्डा चीजें दी है यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन ये 5 इकोनॉमिस्ट के नाम याद रखना बहुत जरूरी था। यहाँ पर देखिए हाउट्रे क्या कह रहे हैं, हाउट्रे मनी सप्लाई के बारे में कह रहे हैं, हाउट्रे क्या बोल रहे हैं, मॉनेटरी फेनोमेना के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है? सो हाउट्रे के हिसाब से, मॉनेटरी फेनोमेना के हिसाब से सारी चीजें चेंज होती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में कौन बात कर रहा है? पिगव बात करे। साइकोलॉजिकल मतलब optimism and pessimism as it is line आएगी आपको। Modern business activity are based on the anticipation of the business community। ये पूरी की पूरी ऐसी लाइन आएगी। ये किसने कहा था? ये पिगव ने क्या कहा था ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बारे में? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किसने कहा था? तो यार एन नंबर ऑफ वे से चीजों को पूछा जा सकता है। ठीक है? यस। शुम्पेटर ने क्या कहा था? शुम्पेटर की इनोवेशन की थियरी थी। निकोलस क्या बोल रहे थे? कोवेब थियरी के बारे में। किसके बारे में? द प्रेजेंट प्राइजेस के बारे में। देखो यार सब कुछ तुम्हारे सामने इतने आसानी से इन सारी चीजों को लॉजिकली, और बाद में यहाँ पर वो सारी चीजें मार्क भी करवा कर दी है। ऐसा नहीं है। ठीक है? ऐसे नहीं है। देखो ये शुम्पेटर को मार्क करवा कर दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है? ये यहाँ पर निकोलस को मार्क करवा कर दिया है, ये यहाँ पर पिगव को मार्क करवा कर दिया है। ठीक है? ये यहाँ पर हाउट्रे को मार्क करवा कर दिया है। ये देखो ये कहाँ पर गया वो? हाँ, केन्स जी, हमारे केन्स। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लेकर आए थे, लेकिन वहां पर कोई इकोनॉमिस्ट का नाम लिखा तो नहीं था, लेकिन हाँ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जरूर आए थे। क्या थे वो व्यू पॉइंट्स? जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहां पर किसी का एक व्यू पॉइंट था कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी का एक व्यू पॉइंट था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब होते हैं ये बहुत ही भारी मात्रा में होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर होते हैं, और जब ये बहुत बड़े लेवल पर गवर्नमेंट का कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वहां पर जनरली व्हाट हैपेंस इज डिमांड इंक्रीजेस। बड़ी बड़ी ऑर्डर्स मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज को, प्रोडक्शन इंक्रीजेस। और ये जो काम होते हैं ये सालों साल चलते हैं कुछ कुछ काम। ठीक है? सपोज मैं बोल रहा हूँ मेट्रो का काम, वहां पर कितना ज्यादा डिमांड होगा, कितना ज्यादा वहां पर मटेरियल लगेगा, कितना ज्यादा वहां पर एम्प्लॉयज लगेगा,
तो यार गवर्नमेंट के अगर बड़े बड़े काम यहाँ पर अगर हो रहे हैं तो ये सारी चीजें ना बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होगी। सो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए क्योंकि वहां से डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये कहते हैं कि यार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी बिग फैक्टर जहां से हमारी बिजनेस इकोनॉमी की दिशा को समझा जा सकता है। एंड दैट इज ऑल्सो वेरी राइट, करेक्ट ना, दैट इज ऑल्सो वेरी राइट। कोई कोई कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज भारी भारी इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, हमारे कंट्री की इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, या फिर चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट आई तो इन्वेस्टमेंट आना मतलब लोगों को भरोसा रहना हमारी इकोनॉमी पर, और हमारी इकोनॉमी मतलब ग्रो होने वाली है। तो अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होना मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होना मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होना मतलब इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होना मतलब कंज्यूमर का खर्चा ज्यादा होगा। तो कोई कोई कहता था कि इन्वेस्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, कोई कोई मतलब सम इकोनॉमिस्ट सेड दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So guys, these were some of the factors which were defining the business cycles ki moment, and every economist had the different view. I feel that everything is interconnected. सिर्फ ये एक perception है अलग अलग दिशा से सोचने का, अलग अलग नजरिए से सोचने का। After all, everything is absolutely what seen. अब मेरा पर्पस जो था वो सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर क्या पर्पस था? एक डिफरेंट अप्रोच से इस चैप्टर की शुरुआत करनी। जो भी मैंने पढ़ाया यहां पर मैंने आपको शायद एक एक्सपेंशन फेज भी समझा दिया, और मैंने शायद आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन फेज भी समझा दिया। सो यार मैंने तो ऑलरेडी आपको 2 फेजेस समझा दिया और सिर्फ क्या बचा है? पीक बचा है और थ्रॉक बचा है। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में इससे शुरू करता था तो बाद में नीचे भी रिपीटेशन ही होता था। लेकिन बेटा ये तो सबको पता होता है, एक्सपेंशन फेज के बारे में ये सबको पता होता है जनरली, ये बहुत आसान है, ये हर कोई पढ़ता है बच्चा जिंदगी में, लेकिन लास्ट में जाते जाते वो चीजें छोड़ देता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, उन्होंने यहाँ पर एक्सपेंशन के फेज में क्या बोला कि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, स्टॉक प्राइसेस बढ़ेगे, सब कुछ बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बताया कि नहीं बताया? देखना कॉन्ट्रैक्शन फेज में डिक्रीजिंग, क्या डिक्रीज हो रहा है? सब कुछ डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? सो यहाँ पर सप्लाई ज्यादा हो रहा है डिमांड से, ये सब कुछ क्या हो रहा है गाइस? दिस कंटिन्यूज टू फॉल, ठीक है? मिसमैच बिटवीन द डिमांड, मिसमैच बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। सो कॉन्ट्रैक्शन फेज में ऐसी सारी चीजें हो रही है, राइट? सो गाइस, मैंने आपको नीचे जो मैंने करवाया कॉजेस, उसमें मैंने आपको 2 फेजेस ऑलरेडी करवा दिए। मैं पीक और थ्रॉक के बारे में आपको समझाऊंगा, लेकिन मुझे वहां पर कुछ अंडरलाइन करना है, कुछ चीजें और। यही चीज आपकी समरी में दिया गया है, और आप अगर समरी भी पढ़ते थे तो भी आपको समझ में आ जाता, लेकिन हम लोग रटते नहीं है, हम लोग लॉजिकली समझते हैं चीजों को। और देखना यहाँ पर क्या बोला गया है। हाउट्रे ने क्या बोला था? मॉनिटरी फेनोमेना के बारे में। पिगव ने क्या बोला था? ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में, ठीक है? शुम्पिटर ने क्या बोला था? इनोवेशन के बारे में, ठीक है? और केन्स कहां पर गए? देखो, देयर वर सम इकोनॉमिस्ट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। केन्स बात कर रहे थे एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड के बारे में, ठीक है? कुछ इकोनॉमिस्ट बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, राइट? Is that clear? Everyone over here, is that clear? So यार ये जो है ना, इसको अगर ऐसी पढ़ाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है। कॉन्सेप्चुअली भी समझ लिया, समरी में भी देख लिया, एमसीक्यू भी मार्क कर दिया, एंड कितना कुछ हो गया, रिलेट कर भी पढ़ लिया, राइट ना? अब ये कोई भूलेगा नहीं। अब याद रहेगा केन्स, अब याद रहेगा हॉटरे, अब याद रहेगा पिगव, अब याद रहेगा शुम्पिटर, और याद रहेगा निकोलस।
ठीक है। और कुछ इकोनॉमिस्ट ने इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला, कुछ इकोनॉमिस्ट ने गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में बोला। हम लोगों ने इंटरनल कॉजेस को खत्म कर दिया है गाइस। अब तुम लोग थोड़ा सा रीड कर लेना, मैंने सारी चीजें लॉजिकली आपको समझा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में आपको पढ़ना है और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है। आई एम डन विद द इंटरनल कॉजेस। पता भी नहीं चला कितने आसानी से, कितने अच्छे से, कितने लॉजिकली ये हो गया हमारा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल कॉजेस पर। कभी कभी तो आप लोगों को इस टेबल से प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? आपको वॉर दिया जाएगा, आपको पोस्ट वॉर दिया जाएगा, आपको नेचुरल फैक्टर्स दिए जाएंगे और आपको यहां पर मनी सप्लाई दिया जाएगा और बोलेंगे कि ऑड मैन आउट को निकालो। आपको समझना होगा क्वेश्चन से कि ये यार ये तीन तो थे, ये एक्सटर्नल में थे और वो एक था इंटरनल का। या फिर आपको यहां पर ये तीन दिए जाएंगे, ठीक है, ये तीन दिए जाएंगे और आपको यहां पर एक वॉर दिया जाएगा। तो आपको समझना है कि वॉर इज अ एक्सटर्नल, दैट इज अ ऑड मैन आउट, उसको निकालना है बाहर, ठीक है। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। या फिर आप लोग को इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ऑल ऑफ द अबव दिया जाएगा। तो आपको समझना है ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि ये इंटरनल कॉजेज ऑफ द बिजनेस साइकिल है। वाओ मैन सर, अमेजिंग सर, सब कुछ अभी एकदम दिमाग में फिट हो गया है सर। थैंक यू सो मच सर, यू आर सो ऑसम, राइट। इस तरीके से पढ़ोगे, देखो कैसे फोड़ कर आओगे एग्जाम में। यू विल बी स्माइलिंग, स्माइलिंग। थैंक यू टागा 10, यू आर सो ऑसम मैन। कितना रिवीजन करवाते हो, कितना रिवीजन करवाते हो, एक दिन नहीं छोड़ते हो सर आप इंसानों का क्या हो सर। लाइव लेक्चर भी लेते हो, रिवीजन लेक्चर भी लेते हो, क्या करते हो सर आप? ध्यान देना यहाँ पर एक्सटर्नल कॉजेस, ठीक है। अब यहां पर देखना वॉर एंड पोस्ट वॉर। वॉर में क्या होता है? वॉर में सारी चीजों का प्रोडक्शन कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा कम हो जाता है या स्टॉप हो जाता है और सारी मेहनत जो होती है वो वॉर के चीजों में लग जाती है, आर्म्स, वेपन्स, एम्युनिशंस को बनाने में। वहां पर अगर वॉर चल रहा है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन होगा तो शायद हमारा प्रोडक्शन वहां पर कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा, इनकम कम होगा, इनकम कम होगा, सारी चीजें कम हो रही है। तो वॉर के टाइम्स पर जनरली हम लोग ना कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होते हैं। सो दिस क्रिएट्स द कॉन्ट्रैक्शन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मे ट्रिगर डाउन द बिजनेस साइकिल्स। लेकिन पोस्ट वॉर, वॉर होने के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उस डिस्ट्रक्शन को क्या करेंगे? डिस्ट्रक्शन को निकालेंगे बाहर। क्या होगा फिर? क्या होना है फिर? वहां पर डिस्ट्रक्शन को निकालेंगे, मतलब हम लोग थोड़ा सा रिबिल्ड करने की कोशिश करेंगे, मतलब वहां पर थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, मतलब रिकवरी हो रही है, मतलब पुशअप हो रहा है, डिमांड पुशअप हो रही है, हमारी प्रोडक्शन पुशअप हो रहा है, हमारा इनकम, एवरीथिंग इज गोइंग अप। तो यहाँ पर अगर पोस्ट वॉर का रिकंस्ट्रक्शन बोला तो वो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ पर पुश अप हो रहा है इफेक्टिव डिमांड में ड्यू टू द आउटपुट। हमारी इकोनॉमी फिर से ऊपर जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रही है। टेक्नोलॉजी शॉक का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी शॉक का मतलब यार देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक्सटर्नली पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। 5G आ गया, डिसरप्ट हो गया, ईवी आ गया, डिसरप्ट हो गया मार्केट। सो क्या बोल रहे हैं हम लोग? ग्रोइंग टेक्नोलॉजी enables the production of a new and better products and services. This product generally require huge investment for the new technology adoption. This lead to expansion of the employment, income and profits, etc. and give the boost to the economy. For example, due to the advent of the mobile phones, telecom industry underwent an boom and there was an expansion of the production employment. ऑब्वियसली आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से देखो यार कितना सारा एक्सपेंडिचर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। हम लोग कितना यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, हर एक चीज यहाँ पर ऑनलाइन आ रही है, हर एक चीज ऑनलाइन आ रही है। यू जस्ट नेम द थिंग दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ओटीपी दे देकर थक गया हूं मैं मैम को। इतना शॉपिंग करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी बदल गई है यार, एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है, राइट ना? आर यू गेटिंग दिस? अब तो यार ये लॉकडाउन में ऑनलाइन की आदत लग गई।
और ऑफलाइन अगर कहीं बाहर गए तो ऑफलाइन की आदत तो जिंदगी में कभी छूट नहीं सकती है। तो अब तो भाई दोनों भी आदत लग चुकी है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी ऑनलाइन, राइट। यस। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि बाढ़ आ गई, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो फिर यार कंट्रैक्शन हो जाएगा ना यार, हमारे गुड्स का सप्लाई कम हो जाएगा, एग्रीकल्चरल गुड्स का। तो वहां पर क्या होगा, इन दैट केस व्हाट इज गोना हैपन, कंट्रैक्शन फेज, राइट। अगर बहुत ज्यादा अच्छा है तो सारी चीजें बहुत अच्छे से होगी, एक्सपेंशन फेज में होगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू नाउ कि भाई अभी हम लोग को ये साइकिल सारी पता चल गई है कि कैसे ये चेंज होता है। आप लोगों को एक बार सिर्फ अच्छे से पढ़ने का है, ठीक है। एक्सेसिव फ्लड अगर आ गया तो क्या होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट इज बैडली अफेक्टेड। आज भी हम लोग यहाँ पर कभी ना कभी क्या है, हम लोग बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। ड्रॉट हो गया तो कुछ नहीं, काले मेगा पानी तो बरसाओ, ठीक है। कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर इतना ज्यादा पानी है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, नेचुरल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द बिजनेस साइकिल। यस भाई, एंड मैं कह रहा हूं कि रूरल इकोनॉमी में अगर कुछ अफेक्ट होता है तो वो बहुत बैडली अफेक्ट होगा कॉर्पोरेट्स पर भी, ठीक है। बिकॉज रूरल इकोनॉमी इज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी जो कंट्रीब्यूट करती है हमारे कंजम्पशन के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, राइट ना। यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। यस। पॉपुलेशन ग्रोथ में यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली है कि यार पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं होना चाहिए हमारे नॉर्मल ग्रोथ रेट से। मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, राइट। यस। So rate of the population is higher than the rate of the economic growth, right? Yes. Economies of nearly all nations are interconnected. अब ये कंट्री के बारे में बोला है, ऑब्वियसली एक जगह पर अगर हमने देखा था, हमने इंटरनल अगर तुम फैक्टर्स देखोगे तो वहां पर आपको बोला जाएगा कि बिजनेस साइकिल आर इंटरनेशनल इन नेचर। बिजनेस साइकिल्स आर इंटरनेशनल इन नेचर, दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। अगर एक जगह पर कोई प्रॉब्लम आ रहा है एक कंट्री में, तो जो कंट्रीज उस पर डिपेंडेंट है फॉर द ट्रेड और समथिंग लाइक दैट, वो कंट्री भी अफेक्ट हो जाएगी। सो इकोनॉमीज ऑफ नियरली ऑल द नेशंस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द ट्रेड। Therefore, depending on the amount of the bilateral trade, business fluctuation that occur in one part of the world can easily get transmitted to the another part of the world. Yes, कोरोना क्या हो गया, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है लोगों का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, वो लोग दूसरे को मिल रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं। सो ये सारी चीजों से यस क्या हो गया, पूरे वर्ल्ड में यहां पर कोरोना हो गया था, पूरे वर्ल्ड में, राइट। सो इकोनॉमीज ऑफ ऑल द कंट्रीज आर इंटरकनेक्टेड और देयरफॉर यहां पर ये सारे हम लोगों ने देख लिए, कौन से एक्सटर्नल कॉजेज भी हम लोगों ने देख लिए। आज हम लोगों ने वो चीज करी जो जनरली बच्चा बहुत लेट करता है या करता नहीं है, यहां पर पहुंचते पहुंचते थक जाता है, उसको लगता है कि स्टार्टिंग में कर लिया हो गया हमारा। नहीं, मैं आपको फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स बताना चाहता हूं, बहुत ही आसान है, एकदम इजी है। इस पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको सामने सामने दिखेंगे एकदम, ठीक है। अब देखना यहां पर फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स क्या बोला गया है कि ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी अलग अलग है। बिजनेस साइकिल्स वेरी इन द नेचर, हमेशा हर कॉन्ट्रैक्शन फेज स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं रहेगा, सेम रेगुलरिटी का नहीं रहेगा। their duration vary, the intensity also varies, fluctuations होता है, ठीक है। बिजनेस साइकिल्स हैव डिस्टिंक्ट लेंथ, ठीक है, अलग अलग लेंथ होती है, उनकी लेंथ कोई डेफिनाइट नहीं होती है। बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमीज, they all are pervasive as well, and disturbances in one or more sectors get easily transmitted to other sectors. One or more sector easily get transmitted to another sectors, right?
Although all sectors are adversely affected by business cycles, all the sectors are adversely affected, but some sectors are more affected, some sectors are less affected. Capital goods are more affected as compared to the agricultural sector. Industrial sector is more prone to the adverse effect. इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर. देखो यार, इंटेंसिटी हम लोगों ने पहले ही बोला अलग अलग होगी, राइट. जैसे कि कोरोना वायरस में यार एग्रीकल्चर तो फिर भी चल रहा था क्योंकि लोग खाना पीना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बंद थे, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा. सम सेक्टर्स गेट मोर अफेक्टेड, सम सेक्टर्स गेट नॉट अफेक्टेड, सम सेक्टर्स गेट लेस अफेक्टेड. तो ऐसा होता है, राइट. Business cycles are exceedingly a complex phenomena. They are not uniform in characteristics. In fact, they are international in character. They are international in character. यहाँ पर दिया गया है. तो मैं अब आप लोगों को सारे MCQs को मार्क करवा कर दूंगा, एक एक चीज को मार्क करवा कर दूंगा. देखना, business cycle are exceedingly complex phenomena. They are not uniform. They are not having the uniform characteristics. ठीक है. Repercussions of business cycles get simultaneously felt on nearly all economic variables. मतलब आउटपुट का हम लोगों ने देखा, प्रोडक्शन का इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट कंजम्पशन पे, कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट, ट्रेड. ये तो हम लोगों ने अभी देखा भाई, डिटेल्ड में देखा. ठीक है. तो यहां पर मेरा पेन यहां पर निकाला है. मैं यहां पर देखो कितने सारे एमसीक्यूज लिखने वाला हूं अभी यहां पर. ठीक है. एमसीक्यू, द लेंथ MCQ. One or more sectors get easily transmitted to another sectors. MCQ. Adverse effect, अलग अलग sectors में उनका अलग अलग effect होगा. Uniform, they are not uniform in characteristics. ठीक है. सारे economic variables पर भी होता है. They are international in character. Guys, straight forward, बहुत आसान MCQs यहाँ पर दिए गए भाई. मतलब यहाँ पर ये हमारे कैश मार्क्स है. हम लोग यहां पर कोई भी हालत में गलतियां नहीं होने देंगे. मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, चाहे जो भी हो. मैं इस चैप्टर में फोड़ कर आने वाला हूं एग्जाम में, इतना ही दिमाग में रखना है. ठीक है. फीचर्स हम लोगों ने आज कर लिए, हम लोगों ने आज कॉजेस भी कर लिए. अभी बचा क्या है? बचा है इंडिकेटर्स एंड फेजेस. फेजेस में भी अगर एक्चुअल में लॉजिकली देखे तो फेजेस ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए 2. ठीक है. बट ये 2 चीजें बची हैं, ये हम लोग कर देंगे. कब करेंगे सर? अगले लेक्चर में कर देंगे. टेंशन काहे भाई, टेंशन काहे लेते हो? हम है ना यहाँ पर आपकी सारी समस्या को समझने के लिए. बच्चा पार्टी, तो टेंशन नहीं लेने का. यहाँ पर अखी भैया हैं, सारी चीजें करवा देंगे, डोंट वरी एट ऑल. तो मैं अगर आपको बोलूं आज हम लोगों ने क्या देखा, तो आपको कॉन्फिडेंस है क्या? एक बार लिखे गया है. मैंने ना जब तक ये लिखना नहीं है ना तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता. ठीक है. अपने आप पर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता. मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने जस्टिस नहीं किया. ठीक है. हालांकि मैंने किया है, बट फिर भी मेरे को ऐसे लगता है कि एक बार यहां पर लिख दो केन्स, एक बार यहां पर लिख दो हार्ट्रे, एक बार यहां पर लिख दो क्या? पिगफ. एक बार यहां पर लिख दो क्या? शुम्पेटर. और एक बार यहां पर हम लिख देंगे क्या? हम यहां पर लिख देंगे निकोलस. जब तक ये लिखता नहीं हो ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता है भाई. केन्स ने क्या कहा था? एग्रीगेट डिमांड के बारे में. हार्ट्रे ने क्या कहा था? मनी सप्लाई के बारे में. पेगाव ने क्या कहा था? साइकोलॉजिकल, दैट इज ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में. ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बारे में. एंड शुम्पेटर ने क्या कहा था? इनोवेशन के बारे में. इनोवेशन के बारे में. निकोलस ने क्या कहा था? प्रेजेंट प्राइसेस के बारे में. किसके बारे में? प्रेजेंट प्राइसेस के बारे में.
सो गाइस, वो कहते हैं ना, टीचर वो नहीं होता है जो सिर्फ पढ़ाता है, टीचर वो होता है वो टीच बाय द हार्ट, टीच बाय हिज सोल। जब तक टीचर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तब तक वो करवाते जाता है, करवाते जाता है, करवाते जाता है, करवाते जाता है, कितना करवाता है, ठीक है। सो यार, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। सो गाइज, अब यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होगी। डिटेल में देख लिया, समरी में देख लिया, यहाँ पर समरी भी बना दी, टेबल भी बना दिया, अब यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी है। केन्स एग्जाम में आएगा, लिख देंगे। हॉट्रे आएगा, लिख देंगे। पिगव आएगा, लिख देंगे। शुम्पीटर आएगा, लिख देंगे। निकोलस आएगा, लिख देंगे। केन्स मतलब एग्रीगेट डिमांड, हॉट्रे मतलब मनी सप्लाई, पिगव मतलब ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, इनोवेशन मतलब शुम्पीटर, और निकोलस मतलब प्रेजेंट प्राइसेस। एवरीथिंग इज डन, डन आर डन, ठीक है। सो गाइज, if you like it, don't forget to like it. if you like it, don't forget to share it, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर इंडिया का हर बच्चा यहाँ पर पढ़ना चाहिए, उसको कुछ भी डिफिकल्टी फेस नहीं होनी चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रो, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका आप लोग क्या करो, इसका फायदा आप लोग पहुंचाओ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि हम चाहते हैं कि यार मैक्सिमम लोग पढ़े यार, जहां पर जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो भी यहाँ पर पढ़ने चाहिए। सो हमारा जो एम है, हमारी जो मेहनत है, वो पूरी की पूरी अच्छे से रंग लेकर आएगी, ठीक है। सो यार, आप लोग भी इसमें कोई कंजूसी मत करना, ठीक है। यहाँ पर 1 रुपया नहीं जाने वाला है तुम्हारा, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप लोगों ने इसको कंज्यूम किया वैसे आप लोग दूसरे तरफ भी लेकर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास भी ऐसी कुछ अच्छी चीजें फिर से लौट कर आएगी आपकी जिंदगी में, कोई आपको भी हेल्प करेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं आज, बाकी का रिवीजन भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में। जाते जाते एक ही चीज गाइज, आरटीपी एमटीपी बैच शुरू हो चुकी है। आई विल मीट यू देयर वेरी वेरी सून। इफ यू हैवंट एनरोल्ड इट, यू कैन एनरोल इट। द सब्सक्रिप्शन प्राइजेस आपके सामने मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही रीजनेबल है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है तुम्हारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्राइजेस, 28,800, 22,500 फॉर 24 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का है ये कोर्स, मतलब 2 साल में आप लोग यहाँ पर फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों भी खत्म कर सकते हो। डागा 10 इज द कोड, DAGA10। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको सिर्फ फाउंडेशन लेना है सर, और वो भी अभी सिर्फ दिसंबर तक लेना है, तो भाई वो भी ले सकते हो। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यू कैन गो फॉर दिस। 9,000 इज द फीस फॉर 3 मंथ्स। 6 महीने के लिए 10,800, 12 महीने के लिए 14,400 एंड 24 मंथ्स के लिए 19,800। DAGA10 इज द कोड। वी आर ऑल्सो हैविंग द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसके बेनिफिट्स मैंने आपको बोल दिए स्टार्टिंग के लेक्चर में कि यहाँ पर ये एक्सपेंसिव थोड़ा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स है। आप लोग को प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डिस्कशन चैनल, ये सारी चीजें मिलती है, पर्सनल कोच, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा फीस ज्यादा है। सो 52,200, 31,500 एंड 22,500। बट गाइस, मेरी अगर सुनोगे तो यू कैन डेफिनेटली गो विथ दिस टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इंटरमीडिएट की फीस होती है लैक्स में, और यहाँ पर आपका देखो यार कितने सस्ते में हो रहा है ये। इट इज रियली अमेजिंग, राइट। सो यू थिंक अबाउट इट एंड एनरोल इट फास्ट। और हमारे जो रिविजनरी सेशन है उसको भूलिएगा मत, यहाँ पर देखते रहिए और शेयर करते रहिए मैक्सिमम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल दैट सीखते रहो एंड पढ़ते रहो और फोड़ते रहो, ठीक है।